मैम यू कैन कैरी ऑन। सभी सीनियर सिटीजन का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करने से पहले मैं मैम की सारी बात को सुन लें। वो एक प्रेजेंटेशन शो करेंगी, उस प्रेजेंटेशन को देख लें और उसके बाद हम एक छोटा सा क्वेरी सेशन रख लेंगे जिसमें आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मैम से 1 to 1। थैंक यू प्रेरणा। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं दिल्ली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी की तरफ, दिल्ली स्टेट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आपके लीगल एड क्या है, कैसे मिलती है, क्या करना होता है, क्योंकि आमतौर पर लोगों के इसी तरह के सवाल होते हैं दिमाग में कि कैसे अप्रोच किया जाए अथॉरिटी को, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करके आर्टिकल 39A जोड़ा गया, जिसमें सबको मुफ्त कानूनी सहायता, जो लोग किसी भी तरह से आर्थिक में अपने आप को कोर्ट में अपने आप को लेके जाने के लिए, अपने मुकदमों को लड़ने के लिए, तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। और उसी के तहत आगे चलकर एक कमेटी बनाई गई जस्टिस PN भगवती उनकी देखरेख में, और ये कमेटी बनी थी 1980 में। इस कमेटी ने एक बात उनके उसमें आई, एक बहुत लैंडमार्क केस है हुस्नारा खातून वर्सेस सारे कैदी, सालों से बंद थे। मतलब अगर उनको 6 महीने की सजा होनी थी तो वो 6-6 साल तक जेलों के अंदर बंद थे, सिर्फ इसी कारण से कि उनके पास अपने लिए वकील था या जानकारी नहीं थी। तो उसी को देखते हुए ये एक विचार आया कि एक इस तरह का एक एक्ट लाया जाए, एक इस तरह का प्रोविजन किया जाए जिसमें देश के हर नागरिक को, जो कि आर्थिक वर्ग है, SC ST हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो इन सबको पैसे की कमी के कारण अन्याय का सामना ना करना पड़े या पैसे की कमी के कारण वो न्याय से वंचित ना रह जाए, ये थी। फिर उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें एक और भी है कि नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि जो विदेशी हैं या शरणार्थी हैं, तो क्या उनको भी ये राइट्स है? जी हाँ, अगर वो खुद को अपनी डिफेंस कोर्ट में नहीं रख पाते हैं या रखने में अक्षम है, तो हमारे कानून में, हमारे संविधान के तहत उनको भी फ्री कानूनी सहायता का अधिकार। बाद आपको PPT शुरू करूं उससे पहले मैं एक क्विकली आपको और एक चीज बता देना चाहती हूँ। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। एक्चुअली में जो हमारा ये प्राधिकरण है, ये वो राष्ट्रीय स्तर है जिसे हम NALS से कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। इसका मूल काम जो होता है हमारे लिए एक तरह से पॉलिसीज बनाना है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। उसके राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिनका हिंदी नाम है। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसे दिल्ली है, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने पेश हूँ। और उसे और तकरीबन ये हर जो कोर्ट परिसर होती है वहां होती है। इसके अलावा कई जगह पर कई क्लस्टर्स में भी इनको इनको फॉर्म किया गया है, ताकि जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। एक स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रेरणा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही थी। प्रेरणा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई एम गेटिंग द ऑप्शन ऑफ स्क्रीन शेयर। शेयर स्क्रीन। will you able to see, Prerna? No, ma'am. Screen is not visible yet. Screen is not visible yet. Wait. Yes, ma'am. Now it's okay? Yes, ma'am. It has started. Okay, so now I'm starting my PPT. तो जो लीगल एड का जो मोटिव है न्याय सबके लिए, मतलब वो ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी सिर्फ पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित ना रह जाए। ये आगे आते हैं, एक कोर्ट है जो कि जस्टिस ब्लैकमैन का है। उन्होंने एक जैक्सन वर्सेस बिश केस में कहा था, जिसका सारांश ये है कि पैसा जो होता है ना, वो जस्टिस में रोल प्ले नहीं करता है। और now it is, what is legal aid? Legal aid is a provision of assistance to to people who are unable to afford legal representation and access to the court system. Legal aid is regarded by ensuring equality before the law, the right to counsel and the right to a fair trial. तो लीगल एड का जो एक आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो लोग अपने आप को रिप्रेजेंटेशन के लिए के अंदर, तो उनको लीगल एड के माध्यम से फ्री जो है लीगल एड प्रोवाइड की जाए, जिसके तहत
उनको काउंसिल भी मिलते हैं और अलग अलग तरह की सुविधाएं उनको। उसके एड का जो आइडिया है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि हर आदमी को कानून के सामने समान होने का अधिकार है और कानून सबके लिए समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो मैटर वो अमीर है, वो गरीब है, वो औरत है, वो मर्द है, वो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इस सबका उस इक्वालिटी से कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उस इक्वालिटी को लेकर। देन उसके बाद जो सबसे आपको अपनी चॉइस का लॉयर चाहिए, अपनी चॉइस का काउंसिल चाहिए। तो आर्टिकल 22(1) भी हमें ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमें सेक्शन 303 जो कोड का सीआरपीसी का है वो भी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये काउंसिल का चॉइस देता है, मतलब अगर आपको उन्होंने कोई काउंसिल प्रोवाइड किया और आपको लगा कि आप उस काउंसिल के साथ किसी कारण से कंफर्टेबल नहीं है, बट रीजन हैज टू बी वैलिड, ये नहीं कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मेरा काउंसिल बदल दीजिए, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपना काउंसिल चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट अगर उनको अप्रोप्रिएट लगती है तो वो उसको सुनते भी हैं और उसमें चेंज भी करते हैं कि हमें फेयर ट्रायल मिले, जो कि हमारा आर्टिकल 10 से गवर्न होता है। ऑल पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर द कोर्ट्स और द ट्राइब्यूनल्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्रिमिनल, मतलब लिटिगेशन है या किसी भी तरह का हमारी कानूनी प्रक्रिया है, उसमें फिर वो चाहे सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, कोई ट्राइब्यूनल्स हो, उसके सामने हमारे को एक फेयर ट्रायल का मौका मिले। वो फेयर ट्रायल का मौका बहुत जरूरी है। अगर आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस सूरत में जो लीगल एड अथॉरिटी एक्ट है उसका सेक्शन 12 ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि उसमें कौन कौन लोग इंटाइटल हैं, जो मैं आगे एक्सेस के लिए इंटाइटल्ड हैं। व्हाई लीगल एड? Legal aid may be taken to mean free legal assistance to the poor person in any judicial proceeding before the court, tribunal or any authority. Basically, ये होता है, मान लीजिए बहुत अमीर भी हो या बहुत गरीब हो, या कोई पुरुष है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है और उनके साथ कुछ ऐसी हादसा हो गया है कि उन्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अब अगर वो वकील को हर पेशी पे 5 मुश्किल हो जाएगा, तो उसका जो है उसके कारण ये फ्री लीगल एड एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे कि हमने लीगल एड सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से जो उस एक्ट का नाम है, और उस एक्ट ने मैक्सिमम कह सकते हैं लोगों को कैटर करने की कोशिश की गई है। और मैं यूं कहूंगी कि तकरीबन 70% लोग जो हैं उनको इस एक्ट के माध्यम से कैटर कर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी फॉर एंड द कोर्ट आर गिवन पावर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेफगार्ड द राइट ऑफ द पीपल। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक इंडिपेंडेंस परिकल्पना के तहत हर इंसान जो देश का नागरिक है या शरणार्थी भी है, उसके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। मिलना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है वो। और जो ये कहता है कि हर आदमी को, चाहे गरीब हो या दबा कुचला तबके से हो, उसको भी कानून के तहत फ्री लीगल एड सर्विसेज का देने का। इसमें वही सेम बात जो मैंने कहा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये 1987 का एक्ट है। जैसे मैंने बताया कि जस्टिस पीएन भगवती के चेयरमैन की बनी और जिसके बाद ये एक्ट आया। तो ये एक्ट को जो लाने का आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने आप पे जस्टिस को सिक्योर कर सके। जस्टिस मतलब सिर्फ इसलिए वो जस्टिस से नहीं रुक जाए कि उसके पास पैसे नहीं है, ये उस एक्ट का आइडिया था। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं, हम मीडिएशन मुकदमे हो उनको लेकर लगाते हैं। अभी रिसेंटली चालान को लेकर लगी थी। तो इस तरह से जो है लोक अदालतें हम टाइम टाइम पर ऑर्गेनाइज करते हैं। नेशनल लेवल पर भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल एड? लीगल एड बेसिकली रेगुलेशन 9 ऑफ दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के साथ पढ़ते हैं, उसका वो ये डिस्क्राइब करता है कि हु ऑल आर एंटाइटल्ड टू टेक द लीगल सर्विस अथॉरिटी और अवेल द लीगल से फ्री कानूनी सहायता या फ्री में लॉयर या किसी और इस तरह की जो कि कानूनी मदद है, वो किस तरह से ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, या आमदनी का कोई पैमाना नहीं तय किया गया है। बस यदि आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो आप इसके लिए पूर्णतः मतलब आप इसके लिए अवेलेबल है। आपके लिए जो हम कह सकते हैं जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो सड़क में आप बैगर्स देखते हैं, वो भी अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको भी ये सर्विसेज फ्री में मिलती हैं। विमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर इकोनॉमिक स्टेटस, कल तक की महिला, फिर वो देश की सबसे अमीर महिला अनीता अंबानी हो, या कोई आपके घर में जो काम करने वाली बाई होती है वो, या सड़क में भीख मांगने वाली औरत हो वो,
वो सबको ही फ्री, जो 18 मतलब पुरुष अगर है, मतलब लड़के हैं तो 18 साल से कम उम्र के जो लड़के होते हैं वो, जो डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल हैं मेंटली फिजिकली, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी इस एक्ट इंटाइटल्ड हैं। इसके अलावा ऐसे सारे लोग जो मास डिजास्टर के कारण, या जैसे हम कह सकते हैं कि कोई कास्ट एट्रोसिटी हो जाती है कभी, या कोई फ्लड, डॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है जिससे उस इफेक्ट होता है, वो लोग भी इसके तहत फ्री लीगल एड सर्विस ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो है वो भी इंटाइटल्ड है। इन कस्टडी, कस्टडी से मतलब यहाँ जेल के मेंटली रिटार्डेड है और किसी तरह से उसका कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो इस तरह के किसी नर्सिंग होम में है या साइकेट्रिस्ट सेंटर में है, तो वो भी जो मेंटल हेल्थ एक्ट में कवर होते हैं वो सब लोग भी ले सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए कि जैसे कि इस लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का फायदा ले सकते थे, या कल को नीरव मोदी या विजय माल्या भी अगर देश में वापस आते हैं और जेल के अंदर है और वो कहते हैं हमें फ्री लीगल एड चाहिए, तो इस एक्ट के तहत फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं टिल द टाइम दे आर इन टू कस्टडी। पहले सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख रुपए था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है। इस एक्ट में एक और जो पहले नहीं थे, और एक एचआईवी इन्फेक्टेड लोग भी अब इस सर्विसेज को ले सकते हैं। जो आम लोग हैं, मतलब जनरल कैटेगरी हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए तक है, और सीनियर सिटीजन के लिए तो लीगल एड जो कानून है, जिसे कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट, या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जैसे मैंने पहले बताया था हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये होम सेक्रेटरी के थ्रू था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो इस तरह के जो लोग थे जिनको कि जेल में रखा गया और उनका वो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए लंबे समय, तो उनके ह्यूमन राइट्स की बात की, तो वहां पर उनके कॉम्पनसेशन की बात करी गई। फिर इसी जैसे सा आता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1987 है, और इसका जो मोटिव है वीकर सेक्शन को आपको जो है लीगल राइट्स देना है। और इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो नंबर 2 जज होते हैं चीफ जस्टिस चेयरमैन, फिलहाल जस्टिस रमन्ना जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जस्टिस चीफ जस्टिस बोबड़े जो है वो पैटर्न इन चीफ है। फिर आती है उसके नीचे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। यहाँ जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में मिस्टर पटेल हैं, डी पटेल हैं। हर स्टेट का जो भी हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के जो चीफ होंगे, वो इसके पैटर्न होते हैं। फिर उसी के नीचे आती है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो उसको चेयर करते हैं, और उसके अंदर एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके बाद तालुका आती है। अब फ्री लीगल एड वकील देना तो करती है, उसके अलावा आपकी जो कोर्ट फीस होती है, आपका जो प्रोसेस फीस होती है, मान लीजिए सामने वाले आपने मुकदमा दायर किया, अब सामने वाली पार्टी को नोटिस भरपाई का जो भी है वो भी लीगल एड देती है। उसके अलावा जो भी खर्चे हो, फिर वो चाहे टाइपिंग से लेके हो, उसमें ट्रांसलेशन से हो, सर्टिफाइड, आपने मान लीजिए पहले आपके पास कोई प्राइवेट वकील टाइटल्ड हो गए हैं, लेकिन आपके पास अपने केस की कॉपी नहीं है, तो सर्टिफाइड कॉपियां अप्लाई करना, अपील तैयार करना, मान लीजिए आप नीचे मुकदमा हार गए थे, फिर उसके लिए पेपर बुक बनाना, किसी तरह का मान लीजिए आया तो उसका लोकल लैंग्वेज में है तो उसको यहाँ लाकर उसको ट्रांसलेट करना, ये सब चीजें जो है आपको लीगल एड सर्विस अथॉरिटी देती है। इसके साथ साथ एक और चीज, ये हर स्तर हाई कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। तो जैसे जैसी आपकी जरूरत है आप उसके अनुसार से आप उस पर जा सकते हैं। और लीगल एड सर्विस का जो दिल्ली में एक हेल्पलाइन है 1516, आप चाहें तो इमरजेंसी के टाइम पे ये 1516 नंबर को कॉल कर सकते हैं, और सलाह आप इस फोन नंबर पर भी ले सकते हैं। आना है तो आप 1516 पे जब कॉल करेंगे, आप बताइए मैं यहाँ रहता हूँ या यहाँ रहती हूँ, तो वो आपको डायरेक्ट मतलब गाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी कोर्ट ऐसी है या कौन सा जगह ऐसी है जो जहां आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि कई क्लस्टर्स भी हैं जहां पर की लीगल एड जो अथॉरिटी है वो अपना सेंटर चला रही है। आई होप इसके साथ give all what you were expecting from me. Prerna, Thank you so much, ma'am, for such an informative session. I try my level best, Prerna, because time का एक constraint रहता है हर समय। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि कैसे अथॉरिटी को अप्रोच करें। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जब आप अथॉरिटी के पास जाते हैं लीगल एड लेने के लिए, तो आपके पास आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे तो एक फोटोकॉपी, और अगर एक से ज्यादा मुकदमे हैं तो उतने ही सेट फोटोकॉपी और उतने ही सेट अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको लेके जानी होती है। वो एक आपको एक एफिडेविट भरना होता है, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि आप उस इनकम के दायरे के तहत आते हैं, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कोई इसको मिसयूज ना करे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी कारण से अथॉरिटी आपको मदद नहीं देती है, अपील भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपील जाती है मेंबर सेक्रेटरी के पास, आप उसको अपील भी कर सकते हैं अगर आपको
वो किसी कारण से अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको जो लीगल एड के लिए आप इंटाइटल थे अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। और जहां महिलाओं की बात है तो महिला, मैंने कहा ना कि अगर नीता अंबानी जी अपनी 3 करोड़ की गाड़ी से उतरे और आके कहें कि मुझे लीगल एड चाहिए तो लीगल एड देनी पड़ेगी। आप उनको मना नहीं कर, सिटीजन नहीं है 1 लाख रुपए तक आय के लिए, और अगर आप SC ST में है तो आय का कोई दायरा नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए पहले वो 2 लाख था, अभी बढ़ा के उसको 4 लाख कर दिया गया। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, मैं आशीष बोल रहा हूँ 24/7 केयर फाउंडेशन। नमस्कार आशीष। नमस्कार। अगर आपके पास समय, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे थोड़ा पुट करना चाहूंगा, अगर आप समय दे दो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं नहीं मैम, नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपने कहता है कि आगे हम और भी इसके बारे में वेबिनार्स करते रहेंगे। हाँ, इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि एक सीनियर सिटीजन पे आप एक अलग से सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप एक अलग से वेबिनार कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने बताया 4 लाख रुपए तक का सीनियर जो हमारी एनुअल आय होती है हमारे सीनियर सिटीजन की, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट, पेंशन भी? हाँ, वो टोटल जो है नेट को 5 लाख रुपए मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं तो आप उससे बाहर, मतलब सीनियर सिटीजन को 4 लाख से नीचे हाँ, नीचे। अच्छा, एक मैम, तो बहुत मेजर समस्या है, तो जानकारी नहीं है हमारे सीनियर सिटीजन को। दूसरी दिक्कत क्या मैम, जनरली कंप्लेंट को ड्राफ्ट करने में ज्यादा समस्या है। अगर आपको कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देनी है तो वो बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में होनी चाहिए। आप उसको जितना लोग लीगली तो उस तरह से नहीं है, तो आप अपनी बात को, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनको सिंपल हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा आप जानते हैं, छोटे-छोटे सेंटेंसेस पे उसको सीक्वेंस वाइज, सपोज मान लीजिए जैसे किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर जो है ना, जैसे मान लीजिए मेरे साथ 5 तारीख को ऐसा हुआ, मेरे साथ ये मैंने हुआ मेरे साथ, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो जो लॉयर आपको अपॉइंट होगा तो उसके लिए भी इजी होगा। और दूसरा ये है, हाँ, ये लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का नंबर है, ये 24/7 नंबर है। इस पे आप डायल कीजिए तो आपको, और इसको लॉयर ही उठाते हैं, हमारे डेडिकेटेड लॉयर्स हैं जो इस नंबर को उठाते हैं और अगर बताएंगे कि कौन से नियरेस्ट पॉइंट पे आपको जाना है या कौन सी नियरेस्ट अथॉरिटी जो आपके घर के पास है जाना है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें आपको वो पुलिस में भी अगर आपको कुछ, उस सूरत में भी वो आपको हेल्प प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। जनरली मैम, जैसे ना डीएम, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए जैसे हम काम करते हैं, तो हमारा मेन फोकस सीनियर सिटीजन के लिए रहता है। जनरली सीनियर सिटीजन का एक, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनका आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बड़ी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारी मदद के लिए डीएम साहब को अपॉइंट किया गया है। जी बिल्कुल, आपका जो बिल्कुल सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो डायरेक्टली, उसके लिए आपको कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं है, वो डीएम एसडीएम ऑफिस में ही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में लॉयर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको मैं आपकी बात समझ गई, तो उसके लिए आप लीगल सर्विस अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या डीएसएलएस क्या हमें प्रोवाइड करता है, किसी अगर कोई मेजर लगे आप वेरीफाई करके कि उनके घर पर कोई कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के लिए? नहीं, उसमें एक चीज हो सकती है, लीगल एड सर्विस अथॉरिटी भी प्रोवाइड करती है। नहीं तो ऐसा भी आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो आप वो फैक्ट इकट्ठे कर लीजिए, आप वो फैक्ट कंसर्न लॉयर को दे दीजिए, कंसर्न लॉयर पिटीशन ड्राफ्ट करके आपको मेल कर देगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि करवाने बात या उनके लिखकर उनको दे दे, तो वो ड्राफ्ट होके आ जाएगा, हम उनको भिजवा दे। हाँ, बिल्कुल। आशीष जी में इस बार भाग है शायद, है ना? मैम रोहिणी में भी हमारा रोहिणी और नरेला ऑफिस है। तो आपका शायद 30,000 या रोहिणी दोनों पढ़ते हैं आपके, तो हाँ, तो आप दोनों में से कहीं भी एक बार, जो मेंबर दिल्ली को दूंगी, आप ये एक सजेशन दे दीजिए कि इस तरह, क्योंकि वहां पे लॉयर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन ड्राफ्टिंग के लिए हमें कोई चाहिए, तो इसका क्या, वैसे तो एक सेट फॉर्मेट है, तो बहुत ज्यादा चेंज प्रोवाइड कर दिए जाएं कि आप उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा हो कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग आपको लीगल एड से किसी तरह की हेल्प मिल जाए, एंड हैप्पी टू हेल्प यू। मैम ऐसा है, वैसे तो आपको पता होगा, वैसे हम 6 डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो मैं द्वारका भी है, रोहिणी दीदी से सारी भी है, हमारी 3-4 कोर्ट पड़ती है मैम। तो अब ये हमें जो सीनियर सिटीजन अपनी बात को तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, जब तक ड्राफ्ट नहीं होगी तो आगे जाके उस ड्राफ्ट के ऊपर काम नहीं पाता है। तो अगर तो इसमें से 1556 पे ऐसे बहुत छोटी समस्या है, तो काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो क्या 1516 हम बार-बार कॉल करेंगे तो हमारी बात को प्रॉपर तरीके से हमें गाइड करेंगे, या हमें किसी व्यक्ति का नंबर मिल जाए? नहीं, देखिए 1516 जो है वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड नंबर है, ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई। अब आपने जैसे कहा, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है, तो जैसे द्वारका में आपके पास एक सेट ऑफ सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि उनका कोई एक इश्यूज है, तो उसका एक तरीका हो सकता है कि आप उनके इश्यू सेम को आप द्वारका अथॉरिटीज को दे दीजिए, सेंट्रल ऑफिस को दे दीजिए, और फिर वो एक इसी तरह से, जैसे मैं हूँ, ऐसे ही किसी को लगा के ड्यूटी
एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपकी बात को थोड़ा सा जब मैं समझ पा रहा हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम एक बार सारी कंप्लेंट्स अपने पास लिख लें और हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दें, उसमें जो जो टाइम स्लॉट लेके वो अपनी बात रखिए, उनकी ड्राफ्ट की समस्या कोई भी नहीं, वो भी समस्या कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो कंसर्न आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ मेंबर सेक्रेटरी से बात करके आप वहां पर ये कह सकते हैं इन पर्सन हो ठीक है। जाए, इन पर्सन हो जाए, ठीक जहाँ है। पे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हो। ठीक है। और सीनियर सिटीजन क्या होता है कि अभी उतने मतलब मैं कह सकती हूँ कि इतने टेक्स हैवी नहीं होते, सामने से अपनी बात कह यस मैम, सके। यस मैम, तो दिक्कत रहती है मैम। वन टू वन इंटरेक्शन सेशन उनके लिए होगा, क्योंकि ये तो अभी कोविड के कारण ठीक नहीं मैम। हो रहा है। अदरवाइज लीगल एड सर्विस अथॉरिटी एक्ट बच्चों के साथ, बुजुर्गों के तकरीबन हर तबके के साथ जो है काम करती है। ठीक है मैम, मतलब ठीक है मैम, मैं वो तो मैं आपसे फिर बाद में और डिटेल में ले लूंगा। मैं अब मैं अपने सीनियर सिटीजन अगर कोई बात जानना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट के लिए हम दोबारा से वेबिनार कर लेंगे, ले सकते हैं। प्रवीण हम कुमार गुप्ता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण कि कुमार, प्रवीण कुमार जी आप सर आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। प्रवीण कुमार गुप्ता जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने शायद अपना कैमरा बंद किया हुआ है। कैमरा ऑन कर लीजिए, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। प्रवीण जी आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे दिखेगा, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा आपको जवाब हाँ जी, देना। हो गया मैम, ओके। ओके, हाँ जी। एक्चुअली मेरी मदर सीनियर सिटीजन है, जी प्रवीण जी। 498 वगैरह का केस किया हुआ है उनके ऊपर, तो जो है ओके। उनका कैसे बचाव किया जाए? सीनियर सिटीजन को नहीं, आजकल ये बहुत 498 फंसा का देती है। केस, 498 के केस में तो सर हाँ, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, है ना, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। आप पर भी है। तो होता क्या हाँ जी। है, जो अब जैसे अभी आशीष जी ने बोला, होता क्या है, मान लीजिए बुजुर्ग किसी कारण से अपनी संपत्ति, तुरंत बेटा और बहू मिलके एक साजिश करते हैं कि वो ससुर जी को या सास को जो है ना डॉरी के, डोमेस्टिक वायलेंस के 498 के मसले में उलझा देते हैं। तो नहीं, खैर अभी हमारा थोड़े दिन प्रॉपर्टी का पहले ऐसा एक, कुछ नहीं था। हाँ, नहीं मैं वो नहीं हमारा कह रही, मैं प्रॉपर्टी एक का जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा ओके, अक्सर होता है। लेकिन ओके। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका मसला कितने समय से चल रहा है, उसके इफेक्ट क्या है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है, आप तो नहीं पर आपकी मदर जो है वो लीगल एड के लिए, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, कन्हैया कन्हैया नगर, नगर। तो आपका रोहिणी कोर्ट पड़ेगा ना? हाँ जी, रोहिणी कोर्ट है। हाँ, तो आप रोहिणी कोर्ट जाइए, रोहिणी कोर्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी पे जाइए। आपकी मदर शायद 60 प्लस होंगी, तो वो हाँ सीनियर जी। से करके वो महिला तो है ना, तो इसलिए उनको फ्री लीगल एड के लिए वो इंटाइटल्ड है। तो एटलीस्ट उनको, अच्छा फिर दूसरा क्या होगा, जब लीगल एड का काउंसलिंग करता है तो थोड़ा जज का भी रवैया थोड़ा सा नरम हो जाता है। और फिर उस, क्योंकि करता उनका पर्पस ये होता है कि किसी तरह से इस केस से रिलीफ लिया जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पर तो ही उनका मतलब सब कुछ बेस्ड होता है। तो मतलब कि मैं अपने लिए प्राइवेट लॉयर हायर करूं और मदर के लिए लीगल आपको एड भी मैं ले लूं, तो मेरे को ड्यूअल बेनिफिट हो नहीं, जाएगा। अभी आपका मुकदमा चल रहा है क्या, या अभी चालू नहीं नहीं हुआ मैम, है? एफआईआर अभी होगी? चालू नहीं हुआ, अभी चालू नहीं हुआ मैम, अभी चार्जशीट आई नहीं है अभी। अच्छा, 498 अभी चालू नहीं हुआ है। और डी, हाँ जी, हाँ जी, डीवी वगैरह चल रहे हैं हमारे बच्चों रोहिणी की कोर्ट में। कस्टडी का भी कोई मुकदमा है? नहीं मैम, उन्होंने डीवी में क्या चार्ज लगाया है? डीवी में तो मेंटेनेंस जो है अवार्ड हुआ है नहीं 10K पर कोई का, वो चार्ज मैं तो पे कर रहा लगाया हूँ होगा ऑलरेडी। ना 498 बनाने के लिए। कितने साल हो गए 15 आपकी प्लस शादी हो गए को? मैम। तो देखिए 498 तो बनता नहीं है, 7.5 लेकिन साल के मैम बाद एफआईआर 498 वही तो रजिस्टर्ड एफआईआर। चार्जशीट आप तो, कभी मैं वही तो किया है। एफआईआर, देखिए पुलिस का काम है एफआईआर करना, आपके वकील का ये ओके। काम है कि जाके कोर्ट में एफआईआर को रद्द कराना। हाँ जी, ठीक है ना? तो आप जो भी लॉयर हाँ करें, जी। आप सोच समझ के। एक मैम ऐसी धारणा है कि जो लीगल एड वाले वकील होते हैं तो मैं भी मैं भी इसलिए लोग मैं भी हरास होते हैं, मैं भी इसीलिए लोग प्रवीण जी, प्राइवेट वकील के पास ज्यादा जाते हैं। हाँ जी मैम। प्रवीण जी मैं भी लीगल एड से ही हूँ, मैं भी हाँ जी। लीगल एड से ही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ जी। देखिए पांच यस सारे मैम, ही अच्छे होते हैं या सारे ही बुरे होते हैं। बहुत सारे यस मैम। काउंसिल ऐसे होते हैं जिनको आप पैसा देते हैं, उसके बाद भी वो डेट पर नहीं आते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आप, हाँ, तो देखिए लीगल एड के काउंसिल में सबसे अच्छी बात क्या होती है, कोशिश ये रहती है कि उसी की है। अब मान लीजिए अभी आप जाए रोहिणी कोर्ट, आप तो जानते नहीं है किसको करना है, आपने कर लिया, कोई भी बड़ा सा नाम देखा या जो भी आपको बाहर पहले आदमी ने बड़ा नाम यस सजेस्ट मैम, किया, आपने उसको कर लिया। पता चला डुम्मा से रोज रोहिणी तो आएंगे नहीं आपकी छोटी छोटी डेटों पे, फिर वो आएंगे नहीं, यस लेकिन मैम। पैसे पूरे लेंगे आपसे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये तो आपको थोड़ा सा, और मैंने लीगल एड के लिए आपको जैसे बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको काउंसिल दूसरी डेट पे कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन 3 बार लगातार कोई परेशानी नहीं हो सकती। और दूसरा बता दूं, लीगल एड का काउंसिल अगर खुद कोर्ट में मौजूद नहीं होता है, अटेंडेंस शीट में उसका नाम नहीं होता है, तो इसलिए, लेकिन और मैम उससे हमारा केस तो खराब हो जाएगा नहीं होगा ना, मैं अगर वो नहीं होगा, मैं वही आपसे बोल रही हूँ। तो इसलिए लीगल एड का काउंसिल जो है ना, 10 में से 9.5 बार जो है ना वो कोर्ट में मौजूद होता है। पॉइंट ओके हाफ मैंने मैम। सिर्फ इसलिए बोला कि सेम टाइम पे 2 कोर्ट में मुकदमा है, उधर चालू हो गया, आपके में वेटिंग था, लेकिन अब उधर वाला खत्म नहीं हो रहा है, तो यस उसमें आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए, पास ओवर ले लीजिए, आप बोलिए कि मेरे लीगल एड के काउंसिल है और वो दूसरी कोर्ट में है, वो आ रहे हैं, आप इतना बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कि यदि कोई सीनियर सिटीजन या कोई लीगल एड जो एलिजिबल बंदा है,
उसको अपनी एडवोकेट की बिल्कुल वो प्रक्रिया से या बिल्कुल किसी से शिकायत कर तो वो सकते हैं। शिकायत कहाँ कर सकते हैं और उसको चेंज करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, उसको शिकायत करने का तरीका होता है जिस हाँ जी, अथॉरिटी हाँ ने आपको काउंसिल दिया है, वहाँ ही सेक्रेटरी होते हैं। जैसे सुमित आनंद सर हमारी नई दिल्ली अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं अच्छा जी। और वो उनके पास एक शिकायत दे हुँ। सकते हैं और अगर उनको शिकायत सैटिस्फैक्टरी ठीक है, लगेगी, इनफैक्ट वो बुला के बात भी करते हैं। कई बार ठीक क्या है। होता है कि मैंने फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब देखिए हाँ, वकील, अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ कई बार होता है, क्लाइंट रात को 12 यस, बजे मुझे यस। मैसेज कर रहा है। अब मुझे दिक्कत बताइए, दिक्कत मतलब मेरी भी कोई ठीक पर्सनल बात, प्राइवेट लाइफ है ना। अब आप मेरे को 12 बजे ठीक अर्जेंसी है, बात, देखिए जीना-मरने जैसी स्थिति है, समझ में आता ठीक है। बात, अब सिर्फ यही कहने के लिए कि मैडम कल मेरी डेट, अरे भाई वो तो मैंने आपको पिछली ठीक डेट बात पे है। बता दिया था कि कल आपकी डेट है। अब ये पूछने कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो, तो ये थोड़ा-सा अजीब है। लेकिन आप वर्किंग आवर्स में जो 10 से 7 मान लीजिए, मैं क्योंकि 4:30-5 बजे कोर्ट खत्म हो जाती है, 9 से मान लीजिए, चलिए 9 से 7 मान लीजिए, उसके बीच में आप फ़ोन करें, मैसेज, कॉल बैक करेगा आपको। नहीं तो मतलब मैसेज कर दीजिए। हुँ, मेरे कहने का मतलब ये है अगर वो किसी से और मैडम आपके पास कितनी मैन पावर है यहाँ दिल्ली पे, में मैं 1 दिल्ली में? सेकंड आपको ना 1 सेकंड मैं एक दिन मैं प्रेरणा से बात कर रही थी। मैंने प्रेरणा को बोला कि मैं वो आर्टिकल शेयर करूँगी। कल जस्टिस रमन्ना बोले हैं, 1 सेकंड मैं आपको बता रही हूँ। कल ही उन्होंने बोला है नवंबर ओके, 2000, 1 मिनट, नवंबर 2019 से फरवरी 2021 तक हाँ जी, ऑलमोस्ट 49 लाख मुकदमे जो है ना लीगल एड ने ओके, निपटाए हैं और उसमें से लॉन्ग पेंडिंग मुकदमे थे। ओके, और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, और इसके अलावा 2019 से नवंबर 2019 से फरवरी 2021 के बीच में जो हम लोग फेमिनिसिडी विक्टिम्स, जो इस तरह के विक्टिम्स होते हैं, वो कॉम्पेंसेशन जो लीगल एड ने दिया है, वो दिया है 218.81 करोड़। ओके, ओके, 1 सेकंड और होल्ड कीजिए, मैं आपको 1 मिनट, हाँ। हमने पूरे पूरे भारत में 1170 फ्रंट ऑफिस बनाए हैं अभी, जिसका पर्पस ये है कि मतलब सिंगल विंडो काइंड ऑफ अ थिंग, और जिसके 1000 से ज्यादा लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करी है। और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको बता दूं, 2020 में हमने लगभग पौने 16 लाख महिलाओं तक हम पहुंचे। मैं कंट्री की बात कर रही हूँ, ओके। और इसमें हाँ जी, लगभग पौने 3 लाख लोग जो हैं आदिवासी भी हैं अलग से। 27.2 लाख जो हैं बच्चे, जिनको हमने कानूनी सेवाएं दी। एक और मैं, आपने जो पूछा कि हमारे पास कितने लॉयर हैं टोटली, मेरे पास ऐसे दिल्ली वाइज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको टोटल बता सकती हूँ कि हमारे पास कितने लॉयर कंट्री में काम कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। हर अथॉरिटी के उसके लिए आप परेशान मत होइए। हमारा हर साल, जैसे अभी भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, हमारा हर साल एक मतलब कहते हैं नॉन स्टॉप प्रोसीजर है। अभी हमारा मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी पैनल में हमारे लॉयर है। मैम मेरा एक और क्वेश्चन मैडम है। चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी कोई भी भी केस हो। सिविल हो, क्रिमिनल हो, ट्राइब्यूनल में हो, सर्विस मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर हो, किसी भी ओके, तरह का मैटर, अच्छा मैम, वो सारे हैं, थैंक यू बस मैम। बशर्ते आप होते हैं। या मैम एक ठीक बात है। और जानना चाह रहा हूँ, जी कुछ बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है सिर्फ काउंसलिंग से सुधर बिल्कुल जाती है। हमें तो क्या मैम डीएसएलएस को बिल्कुल काउंसलिंग बिल्कुल प्रोसीजर भी है बिल्कुल हमारे यहाँ काउंसलिंग पर? भी करता है डीएसए। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि दोनों पक्षों को काउंसलिंग हाँ, तो होती मैम है। उस काउंसलिंग को जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत, जैसे मान लीजिए कोई पेंट कर रहा है, उसकी सीलन आ गई है, दोनों की बात नहीं बन रही है, पार्किंग के इश्यूज है। तो अब इन इश्यूज के ऊपर नहीं, कोर्ट तो को जाना तो आप ठीक नहीं अपने है। जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, मैंने आपको बोला, आप एक बार उनके बिजनेस सेक्रेटरी साहब से बात, बेस्ट ही हाँ जी, कैन जी। डू फॉर यू। हाँ, क्योंकि हमें जो हमारा पर्पस में यही है कि कोई अपने हक से लड़ाई लड़ सके और सब कुछ स्मूथ चले। नहीं, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लीगल एड है वो काउंसलिंग करता है, हुँ, कंसिलेशन करता है। इसके अलावा हुँ, हम लोक अदालत लाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, उसमें बस यही है कि आप हुँ। एक हाँ जी, जो जी, मेंबर सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिए ठीक और है। आप अपना सजेशन उनको दे। इनफैक्ट अगर वो नहीं भी हाँ करते जी, होंगे, आप उनको हाँ जी, सजेस्ट करेंगे और उनका सजेशन आपको अगर लगेगा इट्स अ वर्थव्हाइल, डेफिनिटली वो ठीक है उस मैम, प्रोग्राम ठीक को है, और इंडेक्ट भी कर ठीक लेंगे है मैम। अपने प्रोग्राम में। क्योंकि हम के बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए, सबके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। आई थिंक दीपक जी कुछ कहना हाँ चाह जी, रहे हाँ हैं। जी। अनम्यूट कर दीजिए प्रेरणा, हाँ जी, कुछ दीपक जी। सीनियर सिटीजन्स हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उदिता टू अनम्यूट द आईडी नेम्ड दीपक्स आईफोन। यस प्रवीण जी, प्लीज। आप आपको म्यूट कर लीजिए। मैं बात कर पा रहा हूँ हाँ आपसे। दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ मैडम, मेरा नाम है विश्वदीपक अरोड़ा। जी दीपक जी। मैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर रिटायर हुआ था जी 2014 में। तो प्रॉब्लम ये है कि यू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 story यस buildings are rampant these days, and moreover these are most of the houses जी are being made by the builders only, and they cross all the limits, crossing the bylaws, stipulated bylaws, and according to their own convenience. जी सर। So this is to the detrimental of senior people, those who are residing nearby, या आई immediately गॉट योर nearby, पॉइंट सर। sort of. So where to complain and how to go about it? And if just in 1 minute I'll stop.
And if you tell them, they say that we have connivance with police authority so much on our own sort of, and having our children abroad, almost Sir, most of sir, us. So please let me know Sir, what can I you do. are senior citizen, like above 60. I all am covers you Madam senior 67. citizen. हाँ, that's what I'm saying. You so आपको कुछ Have you नहीं got करना my है, sir. one आपको minute? जो Sorry nearest to legal interrupt. service Have you authority. got my point I right? got your point. That's what I'm saying, you sir. Okay. See, अब यहाँ आप अपना कंप्लेंट को ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, ओके? आपको अगर आप कहते हैं कि आप उनको कंप्लेंट की बात करते हैं तो कहते हैं they are having connivance with the pastime where you can go and pursue. How you will pursue? You need a lawyer, okay? So or either you need someone to draft your applications. We are quite petition, apt at whether to the drafting. police That or is whether not to the problem. authority. We are quite apt at the maybe not in a nice legal way, but we are quite apt. So, sir, you can they will Okay. assist you with the lawyers assistance, and if required, even sometime if required, because the authority has a power Okay. to call the police Okay. also, the concerned police officer. So, they, where we are even like sensitizing the police people to deal with That's the senior right. citizens. Thank you. Thank you, madam. My question Thank is you. adequately answered. Thank you. Thank you, sir. Please unmute Vijay Lakshmi ji. Vijay Lakshmi ji, I can see Vijay. Yeah, Vijay ji. Yeah. जी मैम। मैडम, मैंने इससे एक सवाल पूछना है कि हम पुराने लाल डोरे में मकान है हमारा गांव में, और हम शुरू से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। हाँ जी, कहूँ आगे या नहीं? जी आप बोलिए, क्योंकि रीजन क्या है, आज जो मेरा जो मतलब जिसके लिए मुझे असाइन किया गया वो डिफरेंट है, लेकिन फिर मैं आपको वही बोलूंगी। हम शुरू से यहाँ रहते आ रहे हैं और हमारे पास मतलब उसका रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, पुराने लाल डोरे में मकान है। तो आगे हमारे बच्चों के लिए हमें उनके लिए कोई रजिस्ट्री या विल वगैरह करवानी पड़ेगी या खुद? आशीष जी, इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मैडम को प्लीज कंसर्न लीगल अथॉरिटी के साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। एक्चुअली आज हमने डीएसएलए के बारे में जाना था, जो हमारी स्टेट लीगल अथॉरिटी है। आपकी जो भी और शिराज की आप इनको हम लिखवा दीजिए, हम इनसे कंसर्न अथॉरिटी से बात करके आपका रेजिडेंस करेंगे, हम आपका एक अलग से वेबिनार कराएंगे, आपके इश्यूज को टेकअप करेंगे। कि आज जो हमारी मैम ने सीमा जोशी मैम ने जो हमें दिया कैश कौन एलिजिबल है, उसके ऊपर ये टॉपिक रखा गया था। तो सॉरी, जो आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस है वो आप हमें रिटर्न में या हमें फोन पे बता दीजिए, हम उनको टेकअप करके और कंसर्न अथॉरिटी कोशिश करेंगे। नहीं, अभी तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं है जी, हम तो यहाँ पर कम से कम 65-70 साल से रहते हैं। नहीं विजय लक्ष्मी जी, जैसे आप कह रहे हैं ना 65-70 जो लोग रह रहे हैं, पर क्या है कि आने वाली पीढ़ी को परेशानी ना हो, आपकी सोच सही, तो लोकल अथॉरिटी के साथ एक बार कनेक्ट कर देंगे तो वो आपके पेपर्स देखकर और आपकी लीगल जो लीनेज है उसको देखकर वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ तो इसमें तो पेपर्स हमारे पास वगैरह है, कहाँ से वो जो भी इस मैटर को आगे देखेंगे वो एक बार आपसे बात करके आपकी चीजों को समझ के, 1-2 घंटे का सब्जेक्ट है। यहाँ से शायद कोई हैंड रेस कर रहे थे, शायद अग्रवाल जी कोई हैंड रेस कर रहा था। थैंक यू मैडम। सुरेंद्र सिंगल जी ने हैंड रेस किया हुआ है, उदिता प्लीज अनम्यूट। सीमा जी, हेलो जी मैं सुन रही हूँ। सीमा जी सुन रहे हैं मुझे आप? जी सुरेंद्र जी आप बोलिए। ये सीनियर सिटीजन का जो 2016 में नालसा का स्कीम आया था, उसके मुताबिक इनकम की लिमिट नहीं थी उसके अंदर कोई। काफी स्टेट्स हैं, हरियाणा वगैरह, जो इनकम नहीं मांगते हैं। नहीं सर, वो क्या होता है? नहीं सुरेंद्र जी, ये क्या है कि हर स्टेट का अपना पॉलिसी होता है, क्योंकि ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, दिल्ली सरकार से मिलते हैं। तो ये जो राइडर्स होते हैं ना, ये स्टेट के होते हैं। ये इसका हमारी अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को तो जब करें या 40 लाख करें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये राइडर उनका है, हमारा नहीं है सर। के लिए मैम हमने ये आर.के. अग्रवाल जी ने और किशोर जी ने हाथ। जी किशोर जी, सुंदर जी अनम्यूट कर लीजिए जरा अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। किशोर जी, प्रेरणा, उदिता, किशोर जी को एक बार कर दीजिए अनम्यूट। जी किशोर जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ 1-2 पॉइंट खाली। असिस्टेंट जो लीगल असिस्टेंट सीनियर सिटीजन की आपने बताया, एक्चुअली आई एम रिजाइडिंग इन अ सोसाइटी जिसमें सोसाइटी में मुझे प्रॉब्लम, एक बार उन्होंने मेरे इवैक्यूएट करने को चाहा, तो वो मैं ट्रिब्यूनल तक करा के आया। तो इसके लिए जो लीगल असिस्टेंट मिलता है, क्या आर्बिट्रेशन केस के लिए भी मिल सकता है? सर हर तरह का आर्बिट्रेशन में जाना होता है, मतलब कुछ भी जो चीज लीगल है ना, जो लीगल है उसके लिए आपको असिस्टेंस मिलता है, which is legal. Another thing I would like to know, actually information कलेक्ट करने के लिए हमने आरटीआई लगाते रहे। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो जी, हेलो। तो आरटीआई we go up to CIC also जी।
Okay. अब CIC के in spite of order from the CIC, we don't get the जी। information. Order जी। comply नहीं, तो registrar ऑफिस है, वो भी कन्हाइवल से सोसाइटी वालों के साथ। तो suppose I have to select- Sir, your voice, I want to sir, your select voice you- is badly cracking. Oh. Sir, do one thing. If you can hear me, do one thing. You give, sir, if you can hear me, do one thing. You give your question in writing from the team, and we will coordinate with them, You sir. can also write it in the chat box. Hello, Do you listen me? sir, your voice is cracking. कोई नेट It's कोई a- आपका कनेक्शन इशू है, आप हम आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवा देंगे या हम आपको Sir is also raising Yes, his yes, hand. sure. Actually, there is one more senior citizen named Ayushi Gupta ji. So, Udita, please unmute her. Prerna RK Agarwal is also raising hand. आरके अग्रवाल जी। Agarwal ji, Udita, I would request you please unmute him. हेलो, मैं आर.के. अग्रवाल या मैं 2014 में जी सर यूपी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ था जी और दिल्ली में अब सेटल्ड हूँ। जी तो वहाँ मेरे बहुत सारे जो है रिटायरमेंट के रिड्यूज नहीं मिले। जी। काफी मैंने कोशिश की, हर तरह से की। मैं उसमें भी गया, ट्रिब्यूनल में भी गया, वकील साहब ने 20,000 रुपए मेरे से लिए और वो कुछ नहीं किया। और कोर्ट ने भी बड़ा अजीब सा वो दिया। फिर मैंने ये जो है जी, लोकपाल जो जी। यूपी के होते हैं, लोकपाल, उनको मैं जी। अप्रोच किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये काफी ड्यूज DPF है, ये बिल है और तमाम बहुत सारे ड्यूज नहीं दिए। तो उन्होंने कहा वो 2,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करें। मैंने जमा कर दी, हालांकि वो गाजियाबाद जाके करनी जी, पड़ी, यूपी का मामला जी, था। अब उन्होंने बाद में जब हुआ वो तो बस उन्होंने बाद में डिसीजन दिया कि आपका इसका कोई औचित्य सर नहीं देखिए, होता। आपका मसला यूपी का जी। है, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि लीगल एड से कुछ आपको मदद मेरी मिले, इनकम तो जो है आपको मैडम, मेरी इनकम 4 यूपी लाख से में ज्यादा ही है, करीब 6-7 लाख है। वो तो अब फ्री लीगल तो नहीं। नहीं है हाँ, उसके लिए लीगल एड। लेकिन एक मैं आप चेक करके, एक मिनट सर, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हर जो स्टेट अथॉरिटी है उसका जो लिमिट है वो डिफरेंट है। हो सकता है यूपी का जैसे हरियाणा कर लीजिए कि अगर यूपी में भी ऐसा कोई लिमिट इनकम राइडर नहीं है तो यू कैन बी नहीं, इंटाइटल्ड। तो सर वो मैं एक बार बस पहले एक चेक कर लीजिए। क्वेरी ये चाहता हूँ कि उन्होंने जो 2,000 रुपए मेरे ले लिए थे सिक्योरिटी के, अब वो वापस नहीं कर रहे। मैं 20-25 जो है रिमाइंडर उन्हें लिख भी चुका हूँ और मेल भी कर चुका हूँ, कोई जवाब ही नहीं देते। मेरे कम से कम सिक्योरिटी वापस करें। आपने कैसे दिया था सिक्योरिटी? वो उन्होंने जैसे वो उन्होंने चालान बनवाया, मैंने गाजियाबाद जाके चालान स्टेट बैंक से बनवाया और जैसा उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा अब था सर 2,000 कि रुपए वो इतना आप छोटा अमाउंट है कि मैं आपसे ये भी नहीं कह हाँ सकती जी? कि रिकवरी डाल दीजिए। 2,000 रुपए इतना नहीं, मतलब ये लोग पाल रहे हैं, कोई हमारे फेवर में कुछ किया नहीं। जो हमारे ड्यूज है देने चाहिए, जीपीएफ है, जो बैलेंस जीपीएफ है, ये बिल वाला वो कुछ नहीं। सर आप और एक ऊपर से मुझे काम कर दीजिए ना, आप अपनी सारी जो आपके इश्यूज हैं, आपके जी। पास जो डॉक्यूमेंट हैं, आप एक बार हाँ, सीएम मैंने ऑफिस किया, को मार्क कर दीजिए मैं और उसकी मैंने किया। हाँ वो तो मार्क कर कहते हैं दीजिए। जन सुनवाई है, वो जन सुनवाई उनका शायद वहाँ होता है गोरखपुर कि जन सुनवाई है, तो आपका केस ये उसमें डाल दीजिए, ये आता है वहां से जन बस। सुनवाई और मैंने बेसिकली तो गवर्नर को भी सर लोक अदालत है जैसा जी? हो गया ना। आपको फिर एक बार वहां तो जाना पड़ेगा ना सर, अगर ऐसा कुछ है तो वहां जाना तो पड़ेगा। ये आपका credit है। 2,000 रुपए वापस नहीं है, ना कोई जवाब दे रहा है, इसके लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। अब सर सर जी, ये मैं तो इंटरप्ट करूंगा। मैं ये देखो, पर्सनल ग्रीवेंसेस मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, वो आप मैम का दीजिए, हम कंसल्ट करके बता देंगे। मैम, मैं एक जानकारी और जानना चाहूंगा आपसे। कोई जी, सीनियर जी। सिटीजन अगर कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई कोई मतलब तबीयत खराब है या क्या, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एनजीओ बिल्कुल अगर उसके मेडिकल कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? उसके मेडिकल्स लगा दिए जाते हैं और कोर्ट को एक बार वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे AR कहता है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन रिप्रेजेंट द केस। सिर्फ क्रिमिनल में वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं। सिविल में कोई दिक्कत नहीं। क्रिमिनल में क्या होता है, क्योंकि जिस पर मुकदमा चल रहा है अगर वही मौजूद नहीं है मैम, कोर्ट के अगर अंदर, कोई सामने वाला विक्टिम करना चाहे, मान लीजिए सर्टेन किसी को स्टेज तंग पे कर उनको रहा है, कोर्ट आने के लिए बोलते हैं, या फिर क्या करती है आजकल एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए भी लॉयर अपॉइंट कर देती है। लॉयर जो इस तरह के लोग होते हैं जो आ नहीं सकते कोर्ट में, उनके घर ठीक है मैम। जाकर ही मेरे ख्याल से evidence काफी record कुछ करते हैं। जानकारी हमें मैम ने दी है। अगर जो कॉमन, हमने भी बहुत सारे जानकारी अपनी मैम से सुलझा ली है। कोई ऐसा कोई मेजर क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो हम सबके लिए बेनिफिट हो, हम जो कॉमन कोई चीजें तो आप पूछ सकते हैं। आयुषी गुप्ता जी और योगेश छाबड़ा जी, अगर आप लोगों की कुछ पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उदिता, प्लीज अनम्यूट देम इफ दे हैव एनी क्वेरी। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैम, बोलिए आयुषी जी। हाँ जी मैम, ये पूछना था कि जैसे मेरे भाई की वाइफ ने केस किया है, बताइए। उसका केस नंद देवर जेठ सबके ऊपर डाल दिया है, उसके लिए इसमें तो सबको फंसाया आपके जा रहा है। भाई तो कहाँ उसके लिए रहते हैं? भाई और भाभी कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं नई दिल्ली के पास। और
आपको भी उसमें बनाया है? हाँ जी, जी मैम। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? श्रीनगर में कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लॉयर करना है। आप लीगल एड से लॉयर लीजिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका पासपोर्ट जो भी है। और आपकी शादी को कितना समय हो गया है? 24 साल हो गए मैम। और आपके भाई की शादी 12 को? साल हो गए उनके। तो आप बोलिए कि मेरी शादी उनकी शादी से 6 हाँ साल जी। पहले हो चुकी थी और मैं 24 सालों से अपने ससुराल में रहती हूँ, हाँ जी। इस त्योहार पे, जीने मरने पे। और ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, मेरे भाई को परेशान करने के लिए, और क्योंकि अब अगर हमको फंसाएंगे तो हमारे भाई और परिवार ज्यादा परेशान होगा, इसलिए ना वो है कॉमन हाउस होल्ड। कॉमन हाउस होल्ड का मतलब सेम रसोई। अगर आप 3 दिरानी जेठानी हैं, एक रसोई में अगर रहती हैं तो वो कॉमन हाउस होल्ड है। लेकिन 3 दिरानी जेठानी अगर 3 अलग-अलग मंजिलों में भी रहती हैं और तीनों की नहीं है। जी मैम। है ना F1A उसपे छोड़ा गया हुआ है हाँ, वो बेल पे। 41A जो है, वो बेसिकली कहता है कि आप कुमार के जजमेंट के बाद वो है कि 41A में आपको एक नोटिस देते हैं कि जब-जब पुलिस आपको बुलाएगी, आप आएँगे, आप सहयोग करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक वकील के माध्यम से आप अपने मुकदमा नई दिल्ली में चल रहा है, पटियाला हाउस में? जी, रोहिणी कोर्ट में है और वहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से आपका आपका भाई कहाँ आपका भाई कहाँ रहता है? आपने बोला नई दिल्ली। नई दिल्ली के साइड में। हाँ जी। तो फिर ये मुकदमा रोहिणी कैसे वहाँ चल पे रहा है? नांगलोई में रहती है ना, जो भाभी है वो नांगलोई में रहती है, उन्होंने वहीं अच्छा ठीक है, उन्होंने अपने मायके के एड्रेस पे डाला है। तो अभी वो भाई और माताजी हमारी सीनियर सिटीजन है, उनको भी पिटाई करके गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा मार के नहीं गए तो थे, उनके ऊपर भी केस माताजी डाल की दिया। आपने एमएलसी करवाई थी क्या? नहीं मैम, वो डर के मारे एमएलसी तो गई। करवानी चाहिए थी ना? तो वहाँ पे कोई भी नहीं था मैम, अकेली थी नहीं मेरी उस दिन माताजी। नहीं माताजी, आप समझे नहीं, आप उस दिन अकेले थे, आप 100 नंबर फ़ोन करते, केस मजबूत हो जाता ना। अब मुझे एक बात बताइए, आज आप 1 महीने बाद मुझे कहती हैं कि मुझे मारा, तो मैं कैसे मानूँगी? मैंने तो कोर्ट भी नहीं मानेगी। 100 नंबर कोर्ट को भी सबूत पुलिस भी चाहिए। आई थी, तो मुझे डर लगा मैं अगर नहीं, पुलिस आई थी जी। आपकी 100 नंबर की शिकायत पे? तो ठीक है ये। और क्योंकि आपकी माताजी तो देखिए वहाँ साथ घर में रहती होंगी। हाँ जी। तो उनका तो अलग मसला है और आपका मसला बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपकी शादी आपके भाई से 6 साल पहले हो चुकी है और आप सकती हैं ना रोज-रोज उनके घर के काम में इंटरफेरेंस कर सकती हैं। और टेक्निकली जज साहब को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। आपका नाम उस लिस्ट में से, समन की लिस्ट में से हटा देना चाहिए, मेमो में से हटा देना चाहिए। आप ये आपका घर है। ऐसे मान लीजिए आप केशवपुरम में आपके भाई का घर है, आपका घर कन्हैया नगर में, आपके दूसरे भाई का घर अशोक विहार में, तीसरे भाई का घर करोल बाग में और चौथा भाई जो है ना रामपुरा में रहता है। अगर केशवपुरम में भी कोई C1 में रहता है, कोई C2 में रहता है और कोई C4 में रहता है, तो भी अलग-अलग घर है। अगर आपकी एक रसोई है, तो आपको ये कहा जाता है कि आप कॉमन हाउस होल्ड के अंदर हैं। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आपको नोटिस नहीं तो बना देते हैं, वकील बना देते हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ। वकील क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को नोटिस देगा, उतनी ज़्यादा फीस उसको मिलेगी, वो उसकी रोजी-रोटी है। लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं। ठीक है मैम, जमानत के लिए हमें जमानत करवानी पड़ेगी? कोर्ट बताएगा। देखिए अगर आपको बेलेबल वारंट इश्यू हुआ है तो जमानत करानी जमानत पड़ेगी। या फिर आप उसको चैलेंज कीजिए। मैम समन ऑर्डर जमानत को चैलेंज कीजिए कि हम मैडम जमानत बेटी या हस्बैंड या सिस्टर करवा सकती है? कोई भी आपका दोस्त, आपका पड़ोसी कोई भी करा सकता है। जी मैम। जो भी 18 साल से बड़ा है ठीक है करा मैम, सकता है। उसके लिए एफडी वगैरह बनवानी पड़ती है, क्या करवाना पड़ता है? ये कोर्ट के ऊपर है। आप एफडी भी हो सकती है इक्वल अमाउंट की। वो ये कह सकते हैं अच्छा आपकी बाइक 1 लाख रुपए की बाइक, मतलब बाइक रखी नहीं जाती है, सिर्फ आरसी की फोटोकॉपी रख ली जाती है। अगर आरसी रखते हैं तो उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं कि ठीक आपकी है आरसी कोर्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं सभी सीनियर ओके। सिटीजन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनके भी पर्सनल ग्रेवियंसेस हैं तो वो अभी ना पूछें, बल्कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप सभी सीनियर सिटीजन को पहले से भी पता होगा, नहीं पता है 70 65 20 6000 7065206000। तो इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपने ग्रेवियर और मीटिंग फिक्स कर लेंगे, जहां पे आप 1 to 1 मैम के साथ या जो भी एडवोकेट हमें अपॉइंट होते हैं उनके साथ आप 1 to 1 कन्वर्सेशन करके अपने पर्सनल ग्रेवियंसेस पूछ सकते हैं। राइट नाउ आई वुड लाइक टू थैंक मिस सीमा जोशी मैम फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और आपने अपनी जानकारी को अच्छे तरीके से सभी सीनियर सिटीजन तक पहुंचाया। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैम मैं आपका और सभी सीनियर सिटीजन का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी हम DSLA से हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये लीगल अथॉरिटी 24/7 केयर फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है, कोलैबोरेशन में है। तो आगे भी हम ये सेशंस कंडक्ट करवाते रहेंगे, जैसे कि एक्ट 2007 पे भी एक सेशन कंडक्ट करवाना है, तो वो भी हम जल्दी कंडक्ट करवाएंगे। तो सभी सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट होगी मेरी कि आप लोग उस सेशन को भी जरूर अटेंड करें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके नाउ यू पीपल कैन लीव द मीटिंग।